नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नेपाल में तख्तापलट और मोदी को सामना में चेतावनी। नेपाल में जो क्रांति कहें, विद्रोह कहें, अराजकता कहें, अलग अलग लोग अलग अलग अपने अपने विश्लेषण में उसको नाम दे रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसके बाद नेपाल से ज्यादा उसकी चर्चा भारत में होने लगी है। भारत की वर्तमान सरकार की कार्यशैली पर चर्चाएं होने लगी हैं। क्या भारत में वाकई जो मोदी सरकार है उसके क्रियाकलाप, उसकी कार्यशैली, उसके शासन करने का तरीका क्या ऐसा है कि नेपाल जैसे हालात भारत में भी सरकार आमंत्रित कर रही है? इन सवालों पर कई सारे रिवर्स सवाल भी हैं कि ऐसी बातें करने वाले लोग क्या देशद्रोह कर रहे हैं? क्या ऐसी बातें करने वाले, ऐसे सवाल पूछने वाले लोग राष्ट्र में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं देश में? ये भी सवाल हो रहे हैं समानांतर। क्योंकि मोदी को जो चेतावनी सामना के संपादकीय में संजय राउत ने दिया है, उसके बाद कुछ एक लोग हैं जो मोदी के इकोसिस्टम से प्रभावित हैं या इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। वो लोग कह रहे हैं कि संजय राउत ने ये राष्ट्रद्रोही कृत्य किया है। वो देश में भड़काऊ माहौल, भड़काने वाला माहौल पैदा कर रहे हैं अपने भड़काऊ स्टेटमेंट से, लेख से। क्या देश में किसान आंदोलन, महिला पहलवानों का आंदोलन या तमाम जो पत्रकारिता को लेकर के, व्यक्ति की आजादी को लेकर के जो दमनकारी प्रवृत्ति है, क्या वो भारत में भी ऐसे हालात पैदा कर सकती है? इन सवालों पर मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये गांधी का देश है, संविधान के हिसाब से ही चलेगा, लेकिन गांधी के देश में आंदोलनों का तो इतिहास है। इसी देश में संपूर्ण क्रांति भी जेपी ने किया था, तो जेपी ने देशद्रोह नहीं किया था। इस देश में संविधान पर आए खतरे को टालने के लिए, हटाने के लिए, उस खतरे से निपटने के लिए संपूर्ण क्रांति हुई थी। तो ऐसे एक लाइन में देशद्रोही कह देना भी मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। आखिर क्यों संजय राउत ने ऐसे कहा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हैं, क्योंकि वो आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं। स्वागत है पुष्पेंद्र जी। असल में जी, पुष्पेंद्र जी धन्यवाद। को लाने का और उनसे चर्चा करने का मोटिव भी बड़ा क्लियर है। आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं वो, चाहे जाट आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, ऐसे तमाम आंदोलन में शरीक हुए हैं, शामिल हुए हैं। उससे पहले मैं इस चर्चा को बढ़ाऊं, उससे पहले मैं संजय राउत का जरा संपादकीय का कुछ हिस्सा आपको बताना चाहता हूं। सामना में संपादकीय में लिखा गया है कि नेपाल की आग से भारत को सबक लेना चाहिए, वरना बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की चिंगारी देश को भी लपेटे में ले सकती है। भारत की स्थिति भी अच्छी नहीं है, सब सतर्क रहें। यह किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और उन्होंने मोदी को, भाजपा को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी टैग किया है। इस मैटर पर जो उन्होंने पोस्ट किया उसमें टैग भी किया है। बुधवार को मीडिया से भी बातचीत में संजय राउत ने कहा था कि नेपाल का संकट भ्रष्टाचार, तानाशाही और मंत्रियों के परिवारों के विदेशों में ऐसो आराम से हुआ है। भारत में भी यही स्थिति है। करदाताओं का पैसा विदेश जा रहा है, किसी का बेटा दुबई में, कोई सिंगापुर में। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये आग भारत तक फैल सकती है। यहां भारत में हिंसा नहीं होने के पीछे की वजह यह है कि लोग महात्मा गांधी के अहिंसक विचारधारा में विश्वास करते हैं। मोदी सरकार गांधी जी की अहिंसा की विचारधारा से ही बच रही है, ये भी उन्होंने कहा है। और जब गांधी की बात आती है तो हम तो गांधीवादी लोग हैं, तो गांधी की बात आएगी तो गांधी की बात को इंडोर्स तो बेझिझक करेंगे, क्योंकि गांधी की वजह से इस देश में कभी भी किसी तरह की अराजकता या हिंसा लोकतंत्र के खिलाफ जाकर के नहीं हुई है। पुष्पेंद्र जी, ये सामना के संपादकीय की मैं इस वक्त देख रहा हूं, काफी चर्चा हो रही है कि क्या सामना में देश में माहौल खराब करने के लिए लेख लिखा गया है। क्या वाकई नेपाल से मोदी को कुछ सीखने की जरूरत है, या सतर्क रहने की जरूरत है, या नेपाल मोदी के लिए चेतावनी है? क्या ऐसे हालात वाकई हैं भारत में?
देखिए आशीष जी, यदि ये लेख, इस तरह का लेख, ये जो सारा घटनाक्रम नेपाल में हुआ, उससे पहले कोई राजनेता नेपाल में चेतावनी जारी करता कि भाई आप लोग ठीक दिशा में नहीं जा रहे हो, चीजें विस्फोटक हो सकती हैं, तो क्या उसकी बात सच साबित होती कि नहीं होती? क्या वो देशद्रोही साबित होता या देशभक्त साबित होता? वो देशभक्त होता, क्योंकि उसने पहले ही चीज को आगे देख करके कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, किस गड्ढे में देश को डालने जा रहे हो, इसकी पूर्व चेतावनी दे दी। तो पूर्व चेतावनी देने वाला व्यक्ति ये नहीं है कि उस गड्ढे में डाल रहा है देश को, वो बता रहा है कि यहाँ आगे गड्ढा है, भूसा ज्यादा इकट्ठा कर लिया है तुमने, आग लग सकती है। ये बताना देशद्रोह नहीं है, ये जो है सबसे बड़ा देशभक्ति का काम है। और संजय राउत ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति इस देश में है और जिस तरह के लोग, जो मैं कहता हूं कि क्रिमिनल माइंडेड टाइप के लोग जो है देश की सत्ता में आज बैठ गए हैं, और जिनका कोई विश्वास लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रणाली या लोकतांत्रिक मूल्यों या संविधान के ऊपर नहीं है, उनके हाथ में आज सत्ता है। और इनका जो इतिहास है वो सबको मालूम है, देश का माहौल इन्होंने किस तरीके से बिगाड़ा हुआ पिछले 11 साल में। और इस बात को बोल करके मैं अपनी देशभक्ति देश के प्रति जाहिर कर रहा हूं, देशद्रोह नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देशभक्त व्यक्ति पहले ही बता देता है कि ये व्यक्ति जो है गड्ढे में डालने जा रहा है, और ये व्यक्ति देश नहीं है, मोदी देश नहीं है, और ना ही भाजपा देश है। ये 5 साल के लिए चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, ये जनता के नौकर होते हैं, ये बात इसको भूल जाते हैं और देश की जनता से ऊपर अपने आप को समझने लगते हैं, तब ये सब गड़बड़ियां शुरू होती हैं। अब अचानक आए 2016 में कि मैंने सारे नोट बंदी कर दिए साहब। किस आधार पे किया? आपके पास आज तक कोई नोट आया? मैंने तो कभी नहीं पढ़ा भाई कोई आरबीआई ने कोई नोट जारी किया हो कि इसके ये एडवांटेज हैं। हम जो जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव बताए थे वो सारे फेल हुए, उसके बाद तमाम घटनाएं हुई और कई लाख करोड़ का जो है नुकसान इस देश को हुआ। तो ये कोई व्यक्तिगत इनके घर का मसला नहीं था, देश का मसला था। 140 करोड़ लोगों को आप कभी भी गड्ढे में नहीं डाल सकते। उसके बाद जो है किस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, किसानों के ऊपर आपने थोप दिया, 3 कृषि कानूनों को थोप दिया। किसानों ने शांतिपूर्ण यहाँ पे प्रदर्शन किया और आपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को इग्नोर किया। वो अपने आप में एक ज्वलनशील पदार्थ आपने क्रिएट कर दिया कि भाई जनता यदि मुझे घेरे, मेरे खिलाफ आंदोलन करे, शांति से बैठी रहे, बैठे बैठे 750 किसान शहीद हो जाएं, फिर भी मैं उनकी नहीं सुनूंगा। अरे नहीं सुनना है तो अपना झोला उठा करके चले जाओ। प्रधानमंत्री का काम है जनता की आवाज सुनना, और जब प्रधानमंत्री जनता की आवाज नहीं सुनता, शांतिपूर्ण तरीके से वो बैठी रहती है, तो यही स्थिति होती है जैसे नेपाल में हुई। यहाँ तो 3 दिन में ही हो गई, दो दिन में। बांग्लादेश में 3-4 दिन में हो गई थी और तत्काल हो गई थी वहां पर श्रीलंका में। तो धन्यवाद तो महाराज देश के किसानों का, उनमें कितना धैर्य था। 750 किसान शहीद करवा के भी हम लोग जो है दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे। और जब हमने शुरुआत की थी उस आंदोलन की, किस तरीके से मार खाते हुए हम पूरे पंजाब से और हरियाणा हमने क्रॉस किया, वो हम जानते हैं। हमारे ऊपर कितने आपने अत्याचार किए। क्या देश का किसान दिल्ली नहीं आ सकता? ये घटना जो है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है और आप 13-13 महीने तक इग्नोर करके बैठे हुए। इसी तरीके से बाद में जब किसान आंदोलन हुआ जो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे था, तब भी आपने अपनी भाजपा सरकार जो हरियाणा की थी उसकी मदद से सारा ब्लॉकेड कर दिया, नेशनल हाईवे रोक दिए। क्या अधिकार है भाई हरियाणा सरकार को नेशनल हाईवे रोकने का, दूसरे राज्य का रास्ता रोकने का? पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, कल को वो भी तुम्हारा रास्ता रोक दे और तुम्हारे ट्रक वहां कश्मीर में न जा पाए, तब क्या स्थिति होगी? पुलवामा की घटना का खुद, मैं अब तो स्वर्गीय हो गए सतपाल मलिक जी, मैं काफी उनके नजदीक रहा, उन्होंने सारा खुलासा किया और इस सारी की सारी घटना प्लान्ड थी इनकी। और मुझे बोला अफसरों ने ब्रीफ किया, बताया कि ये घटना जो है इन्हीं के माध्यम से कराई गई थी, तभी तो उसमें कुछ नहीं निकला। बताइए क्या निकला आज तक? आप भी बहुत संजीदा पत्रकार हैं, गंभीर पत्रकार हैं, अध्ययन करते हैं। पूरे देश को आज तक पता ही नहीं है कि वो कहां से आरडीएक्स 300 किलो आ गया। अभी पहलगांव की जो घटना हुई, ये कितनी बड़ी चौंक हो गई। सबको मालूम था कि मार्च से वहां पर इतने बड़े संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं, आपने सुरक्षा की क्या जो है वहां पर रोकी? ये हर मौके को भुनाते हैं कि यहाँ हमला हो और फिर उस हमले को दबाने के लिए हम कोई ऑपरेशन करें, कभी हम सर्जिकल स्ट्राइक करें, हम जो है कभी कोई और स्ट्राइक करें और देश के हीरो बन जाएं। बिहार का चुनाव आ रहा है तो ये कर दो, देश का चुनाव आ रहा है तो पुलवामा कर दो,
ये इनकी योजनाबद्ध तरीके से चाल है। और किस तरीके से लोकतंत्र को हमारी पहलवान बेटियां उनको कुचला गया। एक तरफ जो है आपका सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह 10 साल से उनका यौन शोषण कर रहा है, आप सुनवाई नहीं कर रहे। एफआईआर तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई, उसमें इतनी सेलिब्रेटेड महिलाएं और इतने आंदोलन होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने दी इनको। तो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, उसके अंडर आती है दिल्ली पुलिस। क्यों नहीं कि जो है सामान्य आदमी भी जाकर के, महिला जाकर के एफआईआर दर्ज करा सकती है, क्यों नहीं आपने होने दी वो? और उसके बाद वो हंसता रहा, ठहाके मार रहा है, उद्घाटन हो रहा है जब संसद का, नई संसद का, और दूसरी तरफ बूट से चेहरे को कुचला जा रहा है हमारी बहनों का, महिला पहलवान बेटियों का। तो ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? तो ये तमाम घटनाएं हैं। अग्निवीर आप थोप देते हो अचानक, सारी फौज को आपने कमजोर करने का काम कर दिया। ये तमाम घटनाएं, यही चीजें हैं, ये भूसा इकट्ठा हो रहा है विस्फोटक समान। जनता की नहीं सुनना, जनता के, अच्छा विपक्षियों के ऊपर आप देख रहे हो कि कोई भी सीबीआई, ईडी लाद दी जाती है, किसी के यहाँ छापा डाल दिया जाता है, किसी को जेल में डाल दिया जाता है। 2-2 मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में डालने का काम किया और बाद में कुछ नहीं निकलता है, सारी चीजें सब जो है बरी हो जाते हैं। किस तरीके से आप जो है, अभी पंजाब की आप घटना देख लीजिए। पंजाब में जो है लगभग 60,000 करोड़ रुपया तो पंजाब की सरकार का दबा के बैठी हुई है केंद्र सरकार, क्यों नहीं आप देते हो? और 20,000 करोड़ का उन्होंने पैकेज मांगा था। कितने बड़े पैमाने पर वहां विनाश हुआ है, लोगों की जान गई है, पशु मरे हैं, मकान टूट गए, खेत बह गए, फसल बर्बाद हो गई। आगे की अगली फसल का, जो रबी की फसल आएगी, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। क्या आपने उनकी कोई सुध ली? 10 दिन तक आपने ट्वीट तक नहीं किया। आप गए हेलीकॉप्टर से घूम करके आप आ गए और 1600 करोड़ का आपने पैकेज दे दिया। आप यहाँ जब बिहार का चुनाव था तब आप कहते थे 70,000 करोड़ दूं या 90,000 करोड़ दूं या 1.25 करोड़ दूं। इस तरीके से आप जो है वो कर रहे हैं और उसका भी आपने दिया कुछ नहीं। तो 1600 करोड़ रुपए से क्या होता है महाराज? तो ये चीजें जो हो रही हैं, देश की अर्थव्यवस्था का आपने भट्टा बिठाया हुआ, ये भी मैं आपको बता दूं। देश की अर्थव्यवस्था इस तरह की है, 2014 में तमाम जितने भी प्रधानमंत्री मिलके लगभग 50-55 लाख करोड़ का कर्जा इस देश के ऊपर छोड़ के गए थे। इन्होंने उसको 4 गुना बढ़ा दिया है। देश की जनता के सामने ये बात आनी चाहिए, 4 गुना। उसका भुगतान कौन करेगा? मैं और आशीष चित्रांशी जैसे लोग करेंगे, उनके बच्चे करेंगे, आने वाली पीढ़ियां करेंगी। देश को कर्जे में डुबाते चले जा रहे हैं। हर साल 15 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्जा ले रहे हैं। एक तरफ कर्जा ले रहे हैं, दूसरी तरफ टैक्स की भरमार है इस देश के अंदर। जीएसटी आपने क्यों इतना बढ़ा चढ़ा करके लागू किया, 28% और कितने परसेंट? अब उसको क्यों घटाया 8 साल बाद, लूट बचाने के बाद? क्योंकि आप दबाव में आए। इनकम टैक्स आपने रिलीफ इस साल, पिछले साल जाकर के दिया। और देश की अर्थव्यवस्था में किस तरीके की गड़बड़ियां हैं, चंद पूंजीपतियों के हाथ में सारे देश को बेचने का काम हो रहा है। पेट्रोल डीजल पर मनमोहन सिंह के टाइम पर $120 में कच्चा तेल आता था और वो 60 रुपए में बेचता था, तब भी वो जो गुनाहगार था। आप $60 में खरीद के और 100 रुपए में बेच रहे हैं, आप गुनहगार नहीं है? आप कहते थे 30-30, 35-35 रुपए में आपके बाबा रामदेव जैसे समर्थ तेल मिलेगा। मिल रहा है क्या इस देश के अंदर? जितना पेट्रोल लगता है उतना ही टोल लगता है। टोल के माध्यम से भारी जो है वसूली 50, 55, 60 लाख करोड़ की वसूली हुई है इस देश की जनता से। तो ये पैसा कहां जा रहा है? एक तरफ से इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है, उसके बाद भी जो है आप कह रहे हैं कि साहब हम कर्जा भी ले रहे हैं। तो ये तो दोहरी मार जनता के ऊपर लगाई जा रही है। अर्थव्यवस्था चौपट कर दी गई है। विदेश नीति, कूटनीति, रणनीति, किस तरीके से ट्रंप आपके यहाँ इंटरफेरेंस कर रहा है। आपके यहाँ जो है कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज कर दिया जाता है। कश्मीर में से 370 आप हटा देते हो, उसको राज्य को 2-3 हिस्से में, 2 हिस्सों में बांट देते हो, यूनियन टेरिटरी बना देते हो। आज तक राज्य बनाने का आपने वायदा तक कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, राज्य नहीं बनाया। और आपको जान के आश्चर्य होगा आशीष जी, 4 राज्यसभा आती है जम्मू कश्मीर की, वो चारों का चुनाव ही नहीं होने दिया इसने। पिछले साल जब वो बन गई थी, वहां पर 3-4 साल से वहां 4 सांसद ही नहीं है। उन 4 सांसदों की तो वोट पड़ती। अभी ये जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ है और उपराष्ट्रपति के साथ जिस तरह का बिहेवियर हुआ, अचानक उपराष्ट्रपति इस्तीफा देकर के और गायब हो जाते हैं, उनके मुंह पे पट्टी बांध दी जाती है। किस तरह का लोकतंत्र यहाँ पर चल रहा है? विपक्ष का कोई नेता बोले तुरंत उसको जेल में डालने का आप काम करते हैं, उसके यहाँ छापेमारी कर देते हैं। तो कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके साथ आप न्यायिक पूर्ण तरीके से संविधान के अनुसार चल रहे हैं? तो ये जो जनता ने किया है नेपाल में, ये बिल्कुल मैं तो उनको मुबारक देता हूं कि उन्होंने जो है इलाज किया इनका। एक घसीट घसीट करके मारती है जनता।
ये मत भूलना। और मैं 4 लाइनें नामधारी सिंह दिनकर की भी पढ़ना सुनाऊंगा आपके दर्शकों के लिए, जो उन्होंने कही थी कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताब कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, लेकिन होता भूडौल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रकुटी चढ़ाती है, तो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खरो खाली करो कि जनता आती है। तो जनता तो वो चीज है, अगर जनता को ज्यादा दबाओगे, संविधान के अनुसार काम नहीं करोगे, क्योंकि आप मात्र नौकर हो 5 साल के लिए, गाड़ी के मालिक नहीं हो, ड्राइवर हो, और आप तो अवैध भी हो, ये भी साबित हो चुका है। आपकी जो सरकार केंद्र में आज की तारीख में चल रही है, वो चोरी के से चल रही है, वो वोट चोरी करके बनी हुई अवैध सरकार है। इस देश की जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है। हरियाणा में जहां 5 सीटें इनकी 4-5 सीटों से ज्यादा नहीं आती थी, जब से ये राजनीति कर रहे हैं 3 साल से बंपर वोटों से सरकार बना रहे हैं, सब चोरी हो रही है वोट की। महाराष्ट्र में आपको जान के आश्चर्य होगा कि 5 साल में 31 लाख वोटर बढ़ते हैं वोटर लिस्ट में, और 5 महीने में बढ़ जाते हैं 41 लाख। मजाक हो रहा है क्या? और जो चुनाव आयोग है, मात्र केंचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग, इनका केंचुआ, इनका नौकर बन के काम कर रहा है। इस बात को कहने वाला व्यक्ति देशभक्त व्यक्ति है। तो देश को ऐसी स्थिति जो आ सकती है हमारे देश में, नेपाल जैसी और बांग्लादेश जैसी, श्रीलंका जैसी, उससे बचाने का काम कर रहा है, अगर वो चेतावनी जारी करता है, अगर वो खुल के बोलता है। चुनाव आयोग को आपने ध्वस्त कर दिया, ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसियां जो है आपने उनको विपक्षियों के पीछे लगाने का काम कर दिया, अर्थव्यवस्था आपने ध्वस्त कर दी, विदेश नीति आपने ध्वस्त कर दी, और लोकतंत्र में कोई विश्वास आपका नहीं है। आप केवल क्रिमिनल माइंडेड रंगा बिल्ला इस देश के ऊपर बैठे हुए हैं। और जिस तरह का हाल नेपाल की जनता ने किया है, भगा भगा करके मारा है, उन्होंने सब सारे संस्थान, और गोदी मीडिया पे भी एक कमेंट करना चाहूंगा, जो गोदी मीडिया है वो भी चेतावनी सुन ले। इस सेक्टर 16 में जो गोदी मीडिया है, रोज कुत्ते बिल्ली की तरह मुर्गों की लड़ाई करवाते हैं और देश में गलत पिक्चर पेश करने की कोशिश करते हैं। अगर ये सही पिक्चर पेश करें तो ये एक टर्म से ज्यादा 19 में भी हारता और 24 में भी इनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन एक गलत पिक्चर पेश करते हैं जिससे लोकतंत्र मिसलीड हो रहा है, देश का भारी नुकसान हो रहा है, वोट किसी और को दी जा रही है और सत्ता में कोई और बैठ रहा है। लंबे समय तक जो सत्ता परिवर्तन है, ये लंबे समय तक लाखों वर्षों से जो है तलवार के बलबूते पे होता रहा। फिर लोगों को समझ में आया कि भैया लोग मरवाने से क्या फायदा, लोकतंत्र है, तय कर लो किसके पक्ष में ज्यादा लोग होंगे, वो सत्ता में बैठ जाएगा। लेकिन अगर वो सिस्टम ही फ्लॉड हो, अगर उस सिस्टम के माध्यम से चोरी हो रही हो और जो जीता हुआ है वो हारा हुआ घोषित कर दिया जाए और हारा हुआ व्यक्ति गद्दी पे बैठ जाए, तो उस सिस्टम पे से जनता का विश्वास उठ जाता है और फिर बैक टू ओरिजिनल नेचुरल पोजीशन, जो जनता जनता उसी पोजीशन में चली जाती है। मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। तमाम पॉलिटिकल थ्योरीज, ये थॉमस पेन की राइट्स ऑफ मैन अगर आप पढ़ें, इसके बाद ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो की पढ़ें, इसके बाद ऑन लिबर्टी स्टुअर्ट मिल की पढ़ें, ये तमाम किताब आप सोशल जो है थ्योरीज की आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, ये तमाम बातें बताती हैं कि साहब क्रांतियों की शुरुआत ऐसे ही होती है, जब लोग जब जब शासक अपने आप को जनता से ऊपर मानने लगे, कानून से ऊपर मानने लगे, संविधान को कुचलने लगे। तो इसी तरह की क्रांतियां जो है अनेकों देशों में हुई हैं और हमारे तो सारे चारों तरफ हो चुकी हैं। और जो है सत्ता के माध्यम से लूट मचा दी जाए और धन का शोधन कर दिया। अब रशिया के बारे में, अब ये हमारे ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं 50% किस आधार पे लगे हैं? ये इस आधार पे लगे, रशिया से आप तेल खरीद रहे हैं, सस्ता सस्ता तेल खरीद रहे हैं, तो आशीष जी आप बताइए क्या आप लोगों को, आम जनता को सस्ता तेल मिल रहा है इस देश में? आपके कुछ धन्ना सेठ, कुछ लोग जो है इस धन को कमाने का काम कर रहे हैं और जो है जनता भुगत रही है सैंक्शन की वजह से लाखों बेरोजगार हो रहे हैं। तमाम अखबार आ रहे हैं, अखबारों में रिपोर्ट आ रही है, टेक्सटाइल सेक्टर हो, जेम्स ज्वेलरी हो, किसानों के जो है और तमाम सेक्टर हो, सब बर्बाद होंगे धीरे धीरे, बेरोजगारी फैलेगी। और किसकी वजह से? क्योंकि एक व्यक्ति सारा प्रॉफिट कमा रहा है, वो दे देता होगा इनको। चुनावी बॉन्ड आपने सुना था, चुनावी बॉन्ड में किस तरीके से इन्होंने जो है धन को इकट्ठा करने का, रिश्वतखोरी करने का काम किया। तो इन बातों को उठाना जो है लोकतंत्र की रक्षा करना है। हम जैसे नागरिक
निर्भीकता से इस बात को उठाएंगे। इनको एक्शन लेना ले लो, लेकिन जिस दिन जनता एक्शन लेगी तो जो है, कल देखा नहीं किस तरीके से जो है वित्त मंत्री भाग रहा है, गलियों में दौड़ा दौड़ा करके उसको मारा जा रहा है। इस तरीके का हाल जनता कर देती है। और जो है घरों को जला दिया, संस्थानों को जला दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी मेरी आपके माध्यम से चेतावनी है, यदि जुडिशरी भी इस बात को जो है गंभीरता से नहीं लेगी, एसआईआर थोप दिया जाता है। एसआईआर का क्या मतलब है? अभी जनवरी में आपने सारी वोटर लिस्ट चेक की है, केवल उसका मतलब एक ही है कि आप मुसलमानों के और यादवों के जो आपके खिलाफ वोट देते हैं, आप उनको बदलना चाहते हैं, उनको उनका नाम काटना चाहते हैं। यूपी में भी आपने 15,000 वोट हर एक विधानसभा में काटा था। मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस की पूरी स्टोरी है उसके विषय में। तो वोट चोरी करने का काम आपने कर दिया। आप कानून बदल देते हैं कि भैया वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट नहीं देंगे, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आपके घर की वीडियो रिकॉर्डिंग है क्या? आप जो है इसको देने के लिए श्रीमान जी बाध्य हैं। आप कोई चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, आप देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की संस्था है, आपका ये मैंडेट है। तो जब ये सारी संस्थान फेल हो गए, तभी तो इन्होंने जो जेन जी कहते हैं युवा, नेपाल का सड़कों पे उतरा, उसने पार्लियामेंट में आग लगा दी, क्योंकि उनको कोई विश्वास नहीं था पार्लियामेंट पे। जब फर्जीवाड़ा चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी, और मीडिया के चैनलों पे और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की भी को भी आग लगा दी। तो ये इस देश में हो हम नहीं चाहते, इसलिए चेतावनी इस देश के सामने रखना चाहते हैं कि इस देश में भी ऐसे हालात बन सकते हैं यदि ये चीजें इसी तरीके से आगे बढ़ी। अल्पसंख्यकों का आपने क्या हाल कर रखा है इस देश के अंदर? मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर न्याय चलता आपका। उनका कोई अपराधी वैसा ही अपराध करे, आप लोग महिमा मंडन कर देते हैं अपने वाले का। बिल्किस बानो केस में देखा गया, आपने जब वो छूट के आए, उनके गले में माला डाली, और जो है दूसरे अगर कोई काम करते हैं इस तरह का, तो गोली से आप उड़ा देते हैं तुरंत। आप सिखों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, दलितों का आप किस तरीके से अधिकार मारना चाहते हैं, और किसानों का तो बुरा हाल आपने कर रखा है। लीगल गारंटी एमएसपी की देने के लिए कमेटी बनाई थी, वायदा किया था कि आप उठ जाओ, हम लीगल गारंटी देंगे आपको। आज तक लीगल गारंटी नहीं दी गई, उसके बाद भी एक आंदोलन हो चुका। तो आंदोलन पे आंदोलन अगर आदमी करे और जनता की सुनवाई ना हो, संवाद ना हो, उसकी बात ना मानी जाए, तो ये ज्वालामुखी की तरह फटता है, और जिसका परिणाम सारी बिल्डिंगों को आग लगा करके और उनको दौड़ा दौड़ा करके मार के किया गया। तो मैं चेतावनी देना चाह रहा हूं, और साफ तौर पर बोल रहा हूं, बिना डरे बोल रहा हूं, चाहो मुझे जेल में डालो या मेरा कोई और इलाज करो, कि भैया आपके साथ भी ये हो सकता है। देश के उद्योगपति हो, राजनेता हो, और ये जो जो जनता का दमन करने वाली ताकतें हो, आरएसएस के लोग हो, समझ जाओ, वरना आपके साथ भी ये जनता यही हिसाब किताब कर देगी। तो सामना के लेख पर चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने बहुत सारी बातें कही, किसान आंदोलन से लेकर के महिला पहलवानों तक के आंदोलन को सब गिना दिया, नोटबंदी से लेकर अब तक की सारी कहानी बता दी। लेकिन एक बात मैं आखिर में जरूर कहूंगा, शुरुआत में जो मैंने कहा था, हमारा देश संविधान को सर्वोच्च मानता है। संविधान के खिलाफ जा करके कोई भी, हम भी जब कहते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं, गंभीर सवाल उठाते हैं और पूरी ताकत से उठाते हैं सवाल, लेकिन कभी भी हम इसके पक्षधर नहीं हैं कि संविधान के खिलाफ जा करके गैर संवैधानिक तरीके से कुछ भी देश में हो, देश में अराजकता फैले, हम इसके कतई खिलाफ हैं। तमाम सिविल सोसाइटी के लोग या आंदोलनकारी वो अपनी भावनाओं से कई बार थोड़ी सी उग्र बातें कर सकते हैं, करते हैं, और अभिव्यक्ति की आजादी में मैं अगर इसको भी कहूं तो अभिव्यक्ति की आजादी में यह भी शामिल है, संवैधानिक दायरे में जब तक है तब तक यह भी शामिल है। हम देश के खिलाफ, हम हों या कोई भी हो, देश के खिलाफ नहीं जा सकता है और देश के खिलाफ नहीं बात कर सकता है। लेकिन ये सरकार का दायित्व है कि देश में ऐसा कोई माहौल ही न पनपने पावे जब सरकार और देश के खिलाफ किसी की बात लगने लगे, कोई बात करने लगे नहीं, किसी की बात लगने लगे। क्योंकि परिभाषित किसी की भी बात, हमारी बात हो, पुष्पेंद्र सिंह की बात हो, संजय राउत की बात हो, किसी की भी बात, उसको परिभाषित करने का काम आजकल सरकार करने लगी है, और सरकार एक तरफा परिभाषित करती है।
और यही सबसे बड़ा संकट होता है जब सरकार ही सब कुछ परिभाषित करने लगे। सरकार को जो संविधान परिभाषित है, उस संविधान के अनुरूप चलना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है, ये मोदी का दायित्व है और ऐसे में नेपाल से सबक सीखने की अगर बात कोई कहता है, तो इसे भी ध्यान से सुनना चाहिए, सबक सीखना भी चाहिए। नेपाल में मुख्य मुद्दे क्या थे? यही था ना कि मंत्रियों के, प्रधानमंत्री के, ताकतवर लोगों के बेटे वो मौज कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, अकूत संपदा इकट्ठा करके उसमें डूबे हुए हैं। आम जनता भ्रष्टाचार में त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। यही था ना, तो आपको तुलना तो करना ही पड़ेगा कि क्या भ्रष्टाचार हमारे यहाँ है या नहीं है। है तो क्या भ्रष्टाचार को हम लीक प्रूफ बनाने में लगे हुए हैं कि हमारे भ्रष्टाचार पर उंगली उठाने वाला, उस पर मुकदमा हो जाएगा, उसको जो है उसकी चारित्रिक रूप से हत्या करने की कोशिश होगी, कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश होगी। क्या यही कोशिश है? क्या चुनावों में ट्रांसपेरेंसी है? जब देश की, सिर्फ मैं विपक्ष नहीं कर रहा हूं, विपक्ष की बात, जब देश की एक बड़ी आबादी चुनावी प्रक्रिया पर संदेह पैदा हो गया हो और सवाल करे, तो चुनाव आयोग राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में बात करे। ये परिस्थितियां कतई उचित नहीं है और हमेशा कोई भी हुक्मरान हो, अगर उस हुक्मरान के भीतर तानाशाही प्रवृत्ति है, तो उसको लगता है कि वो अमर है, उसकी सत्ता कभी नहीं खत्म होगी, वो चिरकाल तक चलती रहेगी। लेकिन इससे बड़ी खुशफहमी कोई होती भी नहीं। ये खुशफहमी है कि सत्ता का अंत नहीं होगा, चिरकाल तक चलेगी। सत्ता जानी है, सबकी जानी है। कोई भी हथकंडा अपनाए, कोई भी रास्ता अपनाए, लेकिन सत्ता एक न एक दिन तो जानी ही है, क्योंकि इंसान को ही जाना है, तो सत्ता भी उसकी जाएगी। तो ऐसी स्थिति कतई नहीं पैदा हो हमारे भारतवर्ष में, जहां के डेमोक्रेटिक सिस्टम को लेकर के तमाम, खासकर थर्ड वर्ल्ड के देश जो हैं, वो बड़ी उम्मीदों से देखते हैं हमारी डेमोक्रेसी की तरफ। और अब भले ना देखते हो, लेकिन 2014 तक तो देखते ही थे, बिल्कुल देखते थे। तो मोदी जी, देखिए नेपाल को और सबक सीखिए। अगर इस बात को कोई कह रहा है कि आप पड़ोसी से सबक सीखिए, पड़ोस में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, तो देखना और सीखना चाहिए। और बांग्लादेश के जो है कू में, विद्रोह में जो यहाँ पे भक्त झंडा बरदार बने घूम रहे थे, नेपाल पर उनकी खामोशी जो है, जरा वो भी अपने आप में झांके, वो भी झांके। हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।